वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र का पार्ट 2 यानी कि चैप्टर 2। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा था, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर 2। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का टॉपिक। तो चलते हैं अपनी वीडियो पे स्क्रीन पे। तो हमारा जो अध्याय 2 है यानी कि चैप्टर 2 का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली का प्रश्नोत्तर। यानी कि देखिए, हम समझते हैं पहले कि इसका बेस क्या है। यानी कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर के बारे में, वो हमसे क्या पूछ रहे हैं चैप्टर। तो चैप्टर 2 है हमारा कि सत्ता में साझेदारी का कार्य प्रणाली। यानी कि जो हमारा सत्ता है उसमें जो साझेदारी होती है ना, सहयोग, उसका जो कार्य प्रणाली है, कार्य करने का तरीका है, वो क्या है। तो इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, या फिर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव। इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है वो सारे के सारे आज हम लोग कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो प्रश्नोत्तर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का वीडियो का। तो पहला नंबर प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन में है क लिखित संविधान, ख है शक्तियों का विभाजन, ग इकहरी शासन व्यवस्था और घ है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है, यानी कि जो संघ सरकार है उसका एग्जाम्पल है, क्या उसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर क है अमेरिका, ख है चीन, ग है ब्रिटेन और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। जो अमेरिका है ये संघ राज्य सरकार का उदाहरण है। आप लोग को पता ही होगा जो अमेरिका है वो संघ राज्य सरकार का एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि आपको चुनाव करना है, चूज करना है कि कौन सा कथन जो है वो राइट है, सही है। तो पहला में है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, क में है यह विविधता को अपने में समेट लेती है, ख है देश की एकता को कमजोर कर देती है, ग है फैसले लेने में देरी करती है और घ है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को समेट लेती है। इसका राइट आंसर है कि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। उसके बाद दूसरा है संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है, यानी कि नीचे टॉपिक है उसको आपको पढ़ना है, समझना है, उसका राइट आंसर देना। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। अनुकूल का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है। अनुकूल का मतलब यानी कि उस परिस्थिति में रहने की आदत जो पड़ जाती है ना, उसी को अनुकूलता कहते हैं। तो का नंबर है संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है। ख है इस बात की व्यवस्था करता है कि उसे शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों को आपसी सहयोग एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पे लाद दिए जाएं, यानी कि कोई जबरदस्ती धर्म स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी की संस्कृति को जबरदस्ती अटैचमेंट करने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद है तो इसका आंसर हो जाएगा इस बात की व्यवस्था करता है कि उसे शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सहयोग एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पे लाद दिए जाए। उसके बाद है संप्रभुता को स्वीकार कर एक राज्य गठन, यानी कि संप्रभुता को स्वीकार कर एक राज्य गठन करते हैं तो ऐसे राज्य को संघीय राज्य कहते हैं। यानी कि देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, बट आप लोग समझ सकते हैं कि जो संघीय राज्य है उसे किसे कहते हैं। संघीय राज्य, जो संघीय राज्य है किसे कहते हैं, संघीय राज्य। तो आप लोग एग्जाम में अच्छी तरह से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि संघीय राज्य किसे कहते हैं तो आप लोग इसे अच्छी तरह से इसका डिफिनेशन जो दे सकते हैं। यानी कि संप्रभुता को स्वीकार कर एक राज्य का गठन करते हैं तो ऐसे राज्य को संघीय राज्य कहते हैं। यानी कि संप्रभुता को जो स्वीकार करते हैं, एग्री करते हैं, एग्री करके एक राज्य का गठन करते हैं यानी कि निर्माण करते हैं तो ऐसे राज्य को संघीय राज्य कहते हैं। जो ये राज्य होता है उसे ही संघीय राज्य कहते हैं। तो आई होप आप लोग को इसका डिफिनेशन मिल चुका होगा कि संघीय राज्य किसे कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये एग्जाम्पल है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि। उसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट नंबर है संघ राज्य का अर्थ बताएं, यानी कि जो संघ राज्य है उसका अर्थ बताना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो संघ राज्य है उसका अर्थ हमें समझाइए, डीप करके समझाना है कि संघ राज्य का अर्थ क्या होता है। तो जब कोई स्वतंत्र
जब कोई स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य आपस में मिलकर सामान्य रूप से एक राज्य का निर्माण करते हैं, उसे संघराज्य कहते हैं। उसके बाद है दूसरा, संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताएं। यानी कि जो संघीय शासन है उसकी 2 विशेषता बताना है कि वो शासन व्यवस्था में क्या विशेषता होती है, क्या विशेष बात होती है, क्या रोचक बात होती है उसमें। तो इसकी विशेषताएं, 2 विशेषताएं हैं निम्नलिखित। तो पहला है, संघीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयों में बैठ जाती है। यानी कि संघीय शासन व्यवस्था के सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयों में बैठी जाती है, यानी कि बैठाई जाती है। उसके बाद है दूसरा, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें दोहरी सरकार होती है। एक केंद्रीय स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय में आते हैं। दूसरे स्तर पर प्राप्त किए गए या क्षेत्रीय स्तर की सरकारें होती हैं जिन्हें अधिकतर स्थायी महत्व के रूप में विशेष दिया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला है, सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं। यानी कि सत्ता में साझेदारी से जो हम लोग हैं क्या समझते हैं, उसका क्या रीजन है, क्या मतलब है। जस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारा कि सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं। यानी कि आप लोग क्या समझते हैं कि सत्ता में साझेदारी क्या होता है, उससे क्या क्या फायदे हैं, उससे क्या क्या लॉस है, इस सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सत्ता में साझेदारी। तो इसका आंसर है, लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान, शिक्षक, औद्योगिकी, मजदूर जैसे संगठित हित समूह सरकार के विभिन्न समितियों में प्रतिनिधि बनकर सत्ता में भागीदारी करते हैं। यानी कि लोकतंत्र में व्यापारी जो भी व्यापार करते हैं, उद्योगपति जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, किसान, शिक्षक, औद्योगिक जो भी कल कारखाने मजदूर टाइप्स के लोग होते हैं, वैसे संगठित हित समूह सरकार की विभिन्न समितियों में प्रतिनिधि बनाकर सत्ता में भागीदारी करते हैं। यानी कि सबकी भागीदारी से लोकतंत्र की जो सत्ता है वो चलती है। या अपने हित के लिए सरकार पर प्रत्यक्ष रूप में दबाव डालते हैं। ऐसे विभिन्न समूह जब सक्रिय हो जाते हैं तब किसी एक समूह का समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं हो पाता है। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह उसके विरोध में दबाव बनाता है कि नीतियां इस प्रकार न बनाए जाए। इसी प्रक्रिया में सत्ता काम करती है। यही प्रक्रिया है कि इसमें सत्ता कार्य करती है। सत्ता की साझेदारी का प्रत्यक्ष रूप तब भी दिखता है जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ते हैं। यानी कि सत्ता में जो साझेदारी का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि यानी कि सत्ता में जो सहयोग करते हैं, तो सत्ता का सहयोग जो है, साझेदारी है, वो प्रत्यक्ष रूप से तब भी दिखता है जब 2 या 2 से अधिक पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है, 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है, वोट लड़ती है। उसके बाद है दूसरा, सत्ता में साझेदारी की लोकतंत्र में क्या महत्व है। यानी कि सत्ता में जो साझेदारी होती है उसका जो महत्व है वो लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो इसका आंसर है, सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता किसी एक खास समूह के हाथ में नहीं रहेगी। बिल्कुल राइट, कि जो सत्ता है वो किसी एक सुनिश्चित करती है। यानी कि जो सत्ता में साझेदारी जो है प्रणाली, कार्य प्रणाली, वो एक सुनिश्चित करती है, यानी कि निश्चय करती है कि जो सत्ता का समूह, यानी कि जो सत्ता है वो किसी एक खास समूह के हाथ में नहीं रहेगी। उसका जो बागडोर है वो किसी एक खास व्यक्ति के हाथ में सत्ता का जो बागडोर है वो नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद है तीसरा नंबर, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके हैं क्या। यानी कि सत्ता की जो साझेदारी है उसके अलग अलग तरीके हैं, वो क्या है। लोकतंत्र में सरकार की शक्ति किसी के एक अंग से सीमित नहीं रहती, बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में होती, विभिन्न अंगों के बीच का बंटवारा होता है। यानी कि लोकतंत्र में जो सरकार की शक्ति है वो किसी एक अंग में सीमित नहीं होती, यानी कि उसका कोई सीमा नहीं होती है, बल्कि सरकार विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। यानी कि अलग अलग अंगों को जुड़कर ही सरकार बनाया जाता है। सरकार की शक्तियों का बंटवारा सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच में होता है। यानी कि जो सरकार का बंटवारा होता है, सरकार की शक्ति का बंटवारा, वो 3 अंगों में, यानी कि यहाँ पे अंग की बात कहा जा रहा है, यानी कि 3 टाइप्स में डिवीजन के बारे में बताया जा रहा है कि विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच में होता है। सत्ता के ऐसे बंटवारे किसी एक अंग के पास होता है, सत्ता का जमाव एवं उसका दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है तथा नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था भी बनी रहती है। सरकार के एक स्तर पर सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। यानी कि जो इस प्रकार का बंटवारा होता है, जो डिवीजन होता है इस प्रकार का, तो उसे हम लोग सरकार का क्षैतिज वितरण भी कहते हैं। सत्ता की साझेदारी
सत्ता की साझेदारी की दूसरी कार्य प्रणाली में सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। यानी कि सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहते हैं। यानी कि जो इस टाइप का बंटवारा होता है, आप लोग समझ चुके होंगे कि जो सत्ता का अंग है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करने पे जो उसका जो एक अंग बनता है उसे ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहते हैं। क्या, कौन सा वितरण कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अभी हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये थोड़े से लॉन्ग प्रश्न होते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गठबंधन की सरकार, क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट नंबर कि गठबंधन की जो सरकारों में सत्ता की साझेदारी कौन कौन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि जो गठबंधन की सरकार होती है, गठबंधन की सरकार, आप लोगों ने गठबंधन की सरकार के बारे में सुना ही होगा। जो गठबंधन की सरकार होती है उसमें जो सत्ता होता है, सत्ता की साझेदारी यानी कि सत्ता में साझा करना, कौन कौन होते हैं, कौन कौन साझेदार होते हैं सत्ता के? तो इसका आंसर है कि गठबंधन की सरकार सत्ता में साझेदारी विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं। यानी कि जो गठबंधन की सरकारों में सत्ता की साझेदारी में विभिन्न राजनीतिक दल यानी कि अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं। लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान, शिक्षक, औद्योगिक, मजदूर जैसे संगठित समूह सरकार की विभिन्न समितियों में प्रतिनिधि बनकर सत्ता में भागीदारी करते हैं। यानी कि जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, किसान हैं, शिक्षक यानी कि टीचर, औद्योगिक, मजदूर जैसे संगठित समूह सरकार की विभिन्न समितियों में प्रतिनिधि बनकर सत्ता में भागीदारी के रूप में निभाते हैं। यानी कि सबकी भागीदारी की वजह से एक सत्ता बनकर तैयार होता है। या अपने हितों के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाते हैं, यानी कि कोई प्रत्यक्ष रूप से दबाव नहीं बनाते हैं। उनके फैसले को प्रभावित कर सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से साझेदारी बनाते हैं। यदि कोई एक समूह सरकार की अपने हित के लिए नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह उस पर विरोध बनाने के लिए दबाव डालता है। और इसी प्रकार की बनाई गई नीतियां जैसे विभिन्न समूहों में सक्रिय होने पर एक समूह समाज में प्रभुत्व स्थापित नहीं हो पाता है। उसके बाद है दूसरा, संघीय शासन विशेषता का वर्णन करें। यानी कि जो संघीय शासन व्यवस्था है उसकी विशेषता का वर्णन करना है। तो संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता का वर्णन जो है वो निम्नलिखित है। पहला है, संघीय शासन व्यवस्था के सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच बैठ जाता है। यानी कि संघीय शासन व्यवस्था के सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच बैठ जाती है। उसके बाद है दूसरा, संघीय व्यवस्था विद्युतीय दोहरी सरकार होती है। एक केंद्रीय स्तर की सरकार जिसके अधिकार में राष्ट्रीय महत्व के विषय में होते हैं तथा दूसरे स्तर पर प्राप्त किए या क्षेत्रीय सरकारें होती हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में आज स्थानीय महत्व में विषय में होते हैं, स्थानीय महत्व के विषय में होते हैं। उसके बाद है तीसरा, प्रत्येक स्तर की सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। यानी कि जो प्रत्येक स्तर की सरकार है वो चाहे नीचे स्तर की हो या फिर ऊंचे स्तर की हो, प्रत्येक स्तर की सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है और अपने अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेही या उत्तरदायी होती है। यानी कि जो भी सरकार के जो भी बागडोर है वो जो टाइप्स की सरकार है अपने अपने क्षेत्र में सभी जवाबदेही और उत्तरदायी होते हैं अपने, यानी कि अपना कार्य अच्छे ढंग से करते हैं। उसके बाद है 4 नंबर, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। यानी कि जो अलग अलग सरकार है वो अलग अलग टाइप की सरकार एक ही नागरिक समूह पर सरकार शासन करती है। उसके बाद है 5 नंबर, नागरिक की दोहरी पहचान एवं निष्ठा होती है कि वे अपने क्षेत्र में भी होते हैं और वो अपने क्षेत्र का भी होता है और राष्ट्रीय क्षेत्र का भी होता है। उसके बाद है 6 नंबर, दोहरी स्तर पर शासन की व्यवस्था एक लिखित संविधान के द्वारा की जाती है। यानी कि दोहरी स्तर जो शासन प्रणाली है उसकी व्यवस्था एक लिखित संविधान यानी कि लिखा हुआ संविधान के द्वारा किया जाता है। उसके बाद 7 नंबर है, विभिन्न स्तरों की सरकार एक के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे रहते हैं, इसीलिए यह दोनों सरकार के अधिकारों और शक्तियों को खूब मूल स्रोत माना जाता है। उसके बाद है 8 नंबर, एक स्वायत्त न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है। यानी कि एक स्वतंत्रता यानी कि सच्ची न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है। संविधान एवं विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकारों की व्यवस्था करने का भी अधिकार होता है तथा यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों और शक्तियों के बंटवारों के संबंध में उठने वाले कानूनों और विवादों का भी हल करता है। यानी कि एक स्वतंत्रता न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है, यानी कि उसका व्यवस्था बंदोबस्त किया जाता है। संविधान एक विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार की व्यवस्था करने
का भी अधिकार होता है तथा यह केंद्र और राज्य सरकार यानी कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच के अधिकार और शक्ति यानी कि जो पावर है, अधिकार है और शक्ति है, अधिकार और शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों का भी हल करता है यानी कि सॉल्व करता है, सोल्यूशन निकालता है उसका। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की व्यवस्था पर टिप्पणी लिखें। ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है उस पर टिप्पणी लिखना है। ग्राम पंचायत के तो बारे में आई होप आप लोग जानते ही होंगे सभी कि ग्राम पंचायत क्या होता है। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत की व्यवस्था जो है, शासन व्यवस्था या फिर जो भी व्यवस्था है ग्राम पंचायत की, उस पर डिस्कस करना है, उस पर टिप्पणी करना है। तो चलिए अपने आंसर की तरफ चलते हैं। तो हमारा आंसर है कि बिहार में ग्राम पंचायती यानी कि बिहार में ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की संस्थाओं में सबसे नीचे स्तर पे है। यानी कि जो बिहार राज्य है उसके जो ग्राम पंचायत के ग्रामीण क्षेत्र हैं, बिहार राज्य के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, हमारा राज्य बिहार जो है इसके ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की जो संस्थाएं में सबसे नीचे स्तर पे है। यानी कि जो ग्राम पंचायत का जो स्तर है ना वो सबसे लो लेवल पे है, लो लेवल पे बिहार का है। उसके बाद राज्य सरकार 7,000 की औसत आबादी पर ग्राम पंचायतों की स्थापना करती है। यानी कि जो केंद्र सरकार यानी कि जो राज्य सरकार है वो राज्य सरकार 7,000 की औसत आबादी पर ग्राम पंचायतों की जो है ना ग्राम की पंचायत उसकी स्थापना करते हैं, उसका निर्माण करता है 7,000 औसत आबादी के बाद। उसके बाद एक पंचायत क्षेत्र में 500 की आबादी पर वार्ड विभक्त होता है। आई होप आप लोग वार्ड की तो बारे में सुना ही होगा कि हाँ मैं 4 नंबर वार्ड से बिलोंग करता हूँ, मैं 3 नंबर वार्ड से बिलोंग करता हूँ। तो यह वार्ड क्या होता है? तो एक पंचायत क्षेत्र में 500 की आबादी जो होती है ना, या 500 ग्रामीण जनता, तो 500 की आबादी 500 की जनता पर एक वार्ड के विभक्त किया जाता है। यानी कि किसी वार्ड में जो अगर 500 जनता हो गए तो अलग अलग डिवाइजन हो जाएगा। यानी कि 500 यानी कि ए वार्ड में 500 पब्लिक है तो ये वार्ड ए है, उसके बाद फिर 500 पब्लिक होंगे तो वार्ड बी है, ऐसे डिवाइड किया जाता है यानी कि विभक्त किया जाता है। वार्ड सदस्य प्रत्येक मतदान द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि जो वार्ड के सदस्य होते हैं ना, आप लोग ने सुना होगा कि हमारे वार्ड नंबर की जो वार्ड है वो ये है, तो वो ग्राम पंचायत के जो सभी सदस्य है ना उनके मतदान से चुने जाते हैं। जो लोग वोटिंग करते हैं और चुनते हैं अपने द्वारा नेता यानी कि वार्ड चुनते हैं, तो उन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं ग्राम के वार्ड। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। आई होप आप लोगों ने हेडमैन के तो बारे में सुना ही होगा, मुखिया के बारे में। तो पंचायत का प्रधान मुखिया होता है जो हर पंचायत में सरकार की ओर पंचायत सेवक नियुक्त होते हैं। यानी कि वो गांव का जितना भी परेशानी है ना, गांव के लोगों की परेशानी, उसकी दुख, उनको दुख को सुनता है और सरकार के पास उनकी सेवा के लिए मांग करता है। जो सचिव की भूमिका निभाते हैं यानी कि जो सचिव की भूमिका निभाते हैं जो ग्राम पंचायत यानी कि मुखिया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर जगह आरक्षित करने, यानी कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर जगह आरक्षित करने का प्रावधान है। यानी कि उनके लिए सफल जगह की चुनाव करने का हक है। उसके बाद बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए संपूर्ण सीट 50% आरक्षण की व्यवस्था होती है। यानी कि 2006 के तहत बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए जो संपूर्ण सीट की व्यवस्था है ना वो 50% आरक्षण की व्यवस्था होती है। यदि ग्राम पंचायत के सदस्य 2/3 बहुमत से मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो तो मुखिया अपने पद से हटाए जा सकते हैं। यानी कि जो ग्राम पंचायत के सदस्य है ना वो 2/3 बहुमत से मुखिया के विरुद्ध अगर खड़े हो ना, यानी कि मुखिया है आपके गांव का, जैसे में तो आपके गांव का अगर मुखिया और आपको पसंद नहीं है कि वो मेरे गांव का मुखिया रहे, वो अच्छा नेता नहीं है, तो अगर ग्राम पंचायत के 2/3 सदस्य यानी कि 2/3 सदस्य अगर बहुमत है यानी कि 2/3 सदस्य वोटिंग कर रहे हैं कि हाँ मुखिया मुझे नहीं चाहिए, मुखिया चेंज करा जाए, तो उनके विरुद्ध अगर प्रस्ताव रखते हैं ना तो वो मुखिया अपने पद से स्थगित हो सकते हैं। यानी कि उन्हें हटाया जा सकता है कि हाँ लोगों का मत है, बहुमत है कि 2/3 सदस्यों का बहुमत है कि मुखिया लोगों के लिए अच्छा नहीं है, इनका जो कार्य करने का तरीका है वो लोगों को पसंद नहीं आता है, तो ऐसे में मुखिया को अपने पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद ग्राम पंचायत में सामान्य कार्य क्या क्या होते हैं, यानी कि जो ग्राम पंचायत है उसमें सामान्य कार्य जो होते हैं वो क्या क्या ग्राम पंचायत में सामान्य कार्य होते हैं।
तो पहला है पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना, यानी कि पंचायत जो हमारा ग्राम पंचायत है उसके क्षेत्र के विकास के लिए, यानी कि जैसे में ग्राम पंचायत है तो उसमें रोड का निर्माण कराना, सड़क बनवाना, स्कूल बनवाना, स्कूल में कुछ हेल्प करना, इकोनॉमिक हेल्प करना कुछ स्कूल में, उसके बाद है नल जल की योजना, ये सब बट ऐसे कुछ बजट है उसको तैयार करना, वर्ष में कुछ विकास करना। दूसरा है प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य, यानी कि जो प्राकृतिक आपदा विपदा जो भी होता है उसमें सहायता करना, ये ग्राम पंचायत का हक होता है, मुखिया का एक हक होता है, उसका कार्य होता है। उसके बाद है 3 नंबर सार्वजनिक संपत्ति को अतिक्रमण हटाना, यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति यानी कि कोई मंदिर है जिसमें सोने के जेवरात हैं उस सब की रक्षा करना, उस सबको देखभाल करना, स्कूल में महंगे महंगे बेंच या जो भी है उसकी देख रेख करना। उसके बाद है 4 नंबर स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना, यानी कि जो स्वैच्छिक श्रमिक यानी कि जो अपनी इच्छा से श्रमिक हैं, उनको श्रम करना है, वो खेतों में काम करते हैं, उनको संगठित करना और सामुदायिक कार्य में सहयोग देना, यानी कि जो समाज में समूह में कार्य होता है वो ग्राम पंचायत का कार्य होता है, उसमें सहयोग करना, यानी कि जैसे मंदिर का निर्माण हो रहा है, टेम्पल्स का निर्माण हो रहा है, या फिर कोई गाँव में पूजा हो रहा है ना, ग्रुप समूह वाला पूजा, उसमें भागीदारी होना पंचायत की शक्तियां होती है। उसके बाद है 5 नंबर संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसे निपटाने तथा उसकी शविंदा करने की शक्ति, यानी कि संपत्ति अर्जित करना, धारण करना और उसे निपटाने, यानी कि जो संपत्ति उसे मिला है उसको धारण कर और उसको निपटाने तथा उसकी शविंदा करने की शक्ति होनी चाहिए। उसके बाद है 6 नंबर रोपण मेलों, यानी कि जो रोपण मेला होता है ना, हाटों का प्रबंध कर, यानी कि हाट बाजार मेला इस सब का प्रबंधन करना चाहिए। अगर गांव में किसी प्रकार का मेला लगता हो या फिर बाजार लगता हो, हाट, उसका प्रबंधन कर वाहनों के लिए निबंधन की फीस तथा क्षेत्र अधिकार में चलाए गए व्यवसाय का नियोजन पर करना चाहिए, यानी कि जो क्षेत्र में चलाए गए व्यवसाय है उस पर भी नियोजन करना चाहिए। उसके बाद 7 नंबर है राज्य वित्त आयोग के अनुशासन पर संचित निधि से सहायक अनुदान प्राप्त करने का अधिकार होता है। जो मुखिया होते हैं ना ग्राम पंचायत, उनको राज्य वित्त आयोग, राज्य का जो वित्त आयोग है, पैसे का जो लेन देन करते हैं, राज्य का वित्त आयोग के अनुशासन पर जो उसका रूल रेगुलेशन से अनुशासन है उस पर संचित निधि, यानी कि जो संचित निधि है उनसे सहायता अनुदान प्राप्त करने का भी अधिकार मुखिया को होता है जरूरत पड़ने पे। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन पंचायत समिति क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करें। पंचायत समिति के तो बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि पंचायत समिति होते हैं, मेरे यहाँ का पंचायत समिति का नाम कुछ ऐसा है, मतलब जो कुछ भी हो सकता है। मेरे यहाँ के पंचायत समिति बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, वो बहुत से काम करते हैं। तो पंचायत समूह का समिति का क्या कार्य होता है। आप लोगों ने मुखिया के बारे में यानी कि ग्राम पंचायत के तो बारे में, जो ग्राम का पंचायत के बारे में जो मुखिया होते हैं उनके बारे में तो आप लोगों ने हेडमैन के बारे में पढ़ा समझा। तो आप जानते हैं कि पंचायत समिति का जो कार्य होता है ना, काम करने का तरीका वो क्या होता है, वो किस चीज के लिए काम करते कार्य करते हैं। तो इसका आंसर है पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था या दूसरा या मध्य अंतर है, यानी कि पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा या मध्य अंतर है। यह ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद के बीच की कड़ी है, यानी कि यह ग्राम पंचायत यानी कि जो हमारा ग्राम पंचायत है तथा जिला परिषद यानी कि मुखिया और जिला परिषद के बीच में जो कनेक्शन होता है ना, उसी की कड़ी है ये ग्राम पंचायत समिति। बिहार में 5000 की आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है, यानी कि बिहार में हमारा 5000 की आबादी जो होती है ना, 5000 जनसंख्या, उसकी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है। ये भी वोटिंग के अनुसार ही चुना जाता है। तो 5000 की आबादी पर हमारे बिहार में पंचायत समिति का एक सदस्य को चुना जाता है। उसके बाद चुनने का प्रधान है। पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी प्रमुख कहलाता है। प्रमुख के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है ना, पंचायत बहुत सारे पंचायत समिति होते हैं, तो उन सभी में जो प्रधान होता है यानी कि जो मुख्य होता है, सबसे हेड होता है ना, उसको पंचायत प्रधान यानी कि प्रधान के अधिकारी के रूप में उसको उपाधि दिया गया, यानी कि पंचायत प्रधान के रूप में उसे बुलाया जाता है। उसके बाद वह समिति का बैठक बुलाता है तथा उसकी अध्यक्षता करता है, यानी कि वो समिति का जो समिति होता है ना, समिति में वोटिंग होता है तो जो समिति बनते हैं उनकी बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है, यानी कि उसका इंटरव्यू लेता है। उसके बाद वह पंचायत का निरीक्षण करता है, उसके बाद पंचायत का देखभाल करता है, पंचायत का निरीक्षण करता है तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है, यानी कि और अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने का आदेश देता है समिति को, जो प्रमुख होता है। उसके बाद पंचायत समिति का कार्य,
अब देखते हैं कि पंचायत समिति का क्या कार्य है। पंचायत समिति के बारे में तो आप लोग समझ लिए कि पंचायत समिति क्या होता है, प्रमुख क्या होता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पंचायत समिति का कार्य क्या क्या होता है, वो क्या क्या कार्य करते हैं ग्राम पंचायत में। तो पंचायत समिति का सभी ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजना पर विचार विमर्श करता है, यानी कि जो पंचायत की वार्षिक योजना है उस पर विचार विमर्श करता है तथा समेकित योजना को जिला परिषद में प्रस्तुत करता है और जितने भी योजना है उस योजना को जिला परिषद तक पहुंचाता है, प्रस्तुत करता है, या ऐसे क्रियाकलापों का संपादन एवं निष्पादन करता है जो राज्य सरकार या जिला परिषद से संपत्ति है। इसके अतिरिक्त समुदाय विकास कार्यों में प्राकृतिक आपदा के समय राहत का प्रबंध भी करता है। इससे इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है पंचायत समिति अपने अधिकांश कार्य स्थानीय समितियों द्वारा करता है। उसके बाद है 5 नंबर, जिला परिषद तथा उसके कार्यों का वर्णन करें। हम लोगों ने पंचायत समिति के बारे में पढ़ा, प्रधान के बारे में पढ़ा, पंचायत प्रधान, मुखिया के बारे में पढ़ा, हेडमैन के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जिला परिषद। आप लोग बिहार में रहते हो तो जिला परिषद को तो नाम आप लोग सुने ही होंगे। तो जिला परिषद क्या होता है, उसका कार्य प्रणाली क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका आंसर है कि बिहार में जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है, यानी कि जो बिहार में जिला परिषद है ना वो पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है। 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। 50,000 जनसंख्या पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है, यानी कि जिला परिषद, यानी कि जिला का जो परिषद होता है उसे चुना जाता है 50,000 की आबादी पे। कोई भी आप लोगों से पूछ सकता है, अगर आप लोग सिविक्स पढ़ रहे हो, लोकतांत्रिक शास्त्र पढ़ रहे हो, कि जो जिला परिषद है वो कितने आबादी पे चुना जाता है, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हो कि 50,000 की आबादी पे जिला परिषद का एक सदस्य को चुना जाता है। उसके बाद है ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की तरह इसमें भी महिलाओं और अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यानी कि सभी जो परिषद, जिला परिषद, मुखिया, हेडमैन, प्रधान, ये सब में महिलाओं के लिए आरक्षण है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण है। तो उसी प्रकार जिला परिषद में भी महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जो जिला परिषद होते हैं ना, एक बार वोटिंग के बाद जब जिला परिषद बनते हैं तो उनका जो कार्यकाल है, यानी कार्य करने की जो डेट होता है ना, कार्य करने का समय, वो 5 वर्षों का होता है। वो 5 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। उसके बाद फिर से वोटिंग होगा और उस वोटिंग में जो भी जिला परिषद बनेगा वो कार्य करेगा। उसके बाद जिले के सभी पंचायत में प्रमुख सदस्य होते हैं, यानी कि जिला का जो सभी पंचायत है उसमें समिति में एक प्रमुख सदस्य होते हैं। प्रमुख सदस्य के बारे में तो अभी आप लोगों ने पढ़ा। प्रत्येक जिला परिषद का एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होता है, जिसका निर्वाचन जिला परिषद के सदस्य अपने सदस्यों के बीच पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि जो हर एक जिला परिषद के लिए, प्रत्येक जिला के लिए एक अध्यक्ष और एक उप अध्यक्ष होता है, उसका चुनाव होता है और उसका निर्वाचन जिला परिषद लोग ही करते हैं अपने सदस्यों के बीच पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए। पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव करना जरूरी होता है, यानी कि 6 माह के अंदर चुनाव करना जरूरी होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2005 के द्वारा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2005 के द्वारा महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में आधी सीट अर्थात 50% आरक्षण की व्यवस्था है, यानी कि 2005 के द्वारा महिलाओं के लिए संपूर्ण जो सीट होता है, पूरा सीट की व्यवस्था जो होती है उसमें आधी सीट यानी कि अर्थात 50% आरक्षण की व्यवस्था महिला के लिए, यानी कि वुमेन्स के लिए 50% आरक्षण होती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यानी कि जो छोटे जाति के लोग होते हैं ना, पिछड़ी जाति के लोग, जनजाति, आदि जाति, उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन, नगर परिषद के कार्य का वर्णन करें। जो नगर के परिषद होते हैं ना उसके कार्य का वर्णन करना है। तो नगर परिषद के 2 प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। पहला है अनिवार्य एवं ऐच्छिक। अनिवार्य कार्य वे हैं, यानी कि जो नगर परिषद होते हैं उनको 2 तरह से कार्य किए जाने चाहिए, उनके लिए 2 तरह से कार्य करने का ऑप्शन होता है। एक होता है अनिवार्य कार्य यानी कि इंपॉर्टेंट कार्य और दूसरा है ऐच्छिक कार्य, यानी कि अपने इच्छा से। आप लोग समझ सकते हैं ना कि अनिवार्य और ऐच्छिक में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है दोनों में। अनिवार्य कार्य वो होता है जो यानी कि इंपॉर्टेंट है, वो करना है, कानून तौर पे वो अनिवार्य है। और ऐच्छिक कार्य वो होता है जो अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से किया जाता है, यानी कि मुझे ये इच्छा है
कि मैं अपने ग्राम पंचायत में, अपने राज्य में, अपने जिला में ये सब कुछ डेवलप करूं, तो वो मैं कर सकती हूँ। बट मुझे ऐसा नहीं इच्छा कर रहा है तो मैं नहीं करूंगी। बट अनिवार्य कार्य जो होता है ना कि वो मुझे करना है तो मुझे करना है। तो अनिवार्य कार्य वे हैं जिन्हें नगर परिषद को करना जरूरी होता है। ऐच्छिक कार्य ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें नगर परिषद अपनी इच्छा के अनुसार अथवा आवश्यकता अनुसार करते हैं। बट मैं अभी आप लोगों को समझा रही हूँ कि अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य में क्या अंतर होता है। आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा कि अनिवार्य कार्य वो है जिन्हें नगर परिषद को करने की जरूरत होती है, वो इंपॉर्टेंस होती है, और ऐच्छिक कार्य वो होते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार नगर परिषद करते हैं, आवश्यकता अनुसार करते हैं। उसके बाद है नगर परिषद के लिए अनिवार्य कार्य क्या क्या होते हैं। जो नगर परिषद होते हैं उसके लिए जो इंपॉर्टेंस कार्य होती है ना कानूनी तौर पे, वो क्या क्या होती है। तो पहला है नगर की सफाई करना, बिल्कुल स्वच्छता अभियान पे ध्यान देना। दूसरा है सड़क एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करना, बिजली का प्रबंध करना। तीसरा है पीने के पानी की व्यवस्था करना। चौथा है सड़क बनाना तथा उसकी मरम्मत कराना, यानी कि टूटे फूटे सड़क को ठीक ठाक कराना, उसकी मरम्मत कराना, सड़क बनाना नया। पांचवा नंबर है नालियों की सफाई करना, यानी कि जो नाले होते हैं ना बड़े बड़े नगर में, उसकी सफाई करना। उसके बाद है 6 नंबर प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन करना। जो प्राथमिक शिक्षा है ना, हमारे गांव, हमारे शहर, जो भी है हमारा कस्बा मोहल्ला जिसमें स्कूल होते हैं ना, उसकी प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं, उसका प्रबंधन करना, उसकी व्यवस्था करना। जैसे में दूर स्कूल है तो पास में स्कूल खोलना, ताकि लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जाने आने की जो व्यवस्था है वो अच्छी हो सके, और स्कूल चलाना। उसके बाद है 7 नंबर टीके लगवाने तथा महामारी से बचाव करने का उपाय। जो टीका होता है ना छोटे छोटे बच्चों के लिए, वो टीका लगवाने तथा महामारी से बचाव करने का जो उपाय होता है वो। उसके बाद 8 नंबर है मनुष्य एवं पशुओं के लिए अस्पताल खोलना। मनुष्य के लिए यानी कि जो जब अस्पताल पास में होगा ना तो किसी भी इंसान का इलाज जो है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा। उसके बाद है 9 नंबर आय से सुरक्षा करना, यानी कि आय, इनकम से सुरक्षा करना। आप लोग समझ सकते हो ना कि इनकम से कैसे सुरक्षा किया जाता है। उसके बाद है 10 नंबर शमशान घाट का प्रबंध करना। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि शमशान घाट का प्रबंध करना। हमारे सभी गांव में, सभी नगर में एक शमशान घाट अवश्य ही होना चाहिए कानूनी तौर पे। उसके बाद है 11 नंबर जन्म एवं मृत्यु का प्रबंधन करना एवं लेखा जोखा करना। जन्म दर और मृत्यु दर, इसके जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में आप लोग ने, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो अच्छे से पढ़ाई की होगी ना, तो इसके बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, जन्म दर और मृत्यु दर, ज्योग्राफी में। उसके बाद है जन्म दर और मृत्यु दर का प्रबंधन करना और लेखा जोखा करना। उसके बाद है ऐच्छिक कार्य। अभी हम लोगों ने जो कार्य पढ़ा वो उपयोगिता के लिए कार्य पढ़ा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऐच्छिक कार्य के बारे में। तो पहला है नई सड़क बनाना, दूसरा गलियां तथा नालियां बनाना, तीसरा है शहर के गंदे इलाकों में बसने योग्य बनाना, और चौथा है गरीबों के लिए घर बनवाना। पांचवा है बिजली का प्रबंधन करना, छठा है प्रदर्शनी लगाना, सातवां है पार्क बगीचा या अजायब घर बनाना, और आठवां है पुस्तकालय एवं वचनालय आदि का प्रबंध कराना। ये सारे के सारे ऐच्छिक कार्य, यानी कि अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से नगर में निर्माण करा सकते हैं। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नगर निगम का जो प्रमुख कार्य होता है ना, उसका वर्णन क्या क्या है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य नगर निगम का क्या क्या होता है। तो पहला है नगर निगम नागरिकों की स्थानीय आवश्यकता एवं सुख सुविधा के लिए अनेक कार्य करती है। जो नगर निगम होता है ना, वो स्थानीय आवश्यकता एवं सुख सुविधा के लिए, नागरिकों के लिए अनेक कार्य करता है। नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, फिर भी उनके कुछ प्रमुख कार्य होते हैं जो उन्हें करना है। तो पहला है नगर क्षेत्र की नालियों में पेशाब खाना। जो नगर क्षेत्र का नाली होता है ना, वो पेशाब खाना, शौचालय आदि का निर्माण कराना और उसकी देखभाल करना। पेशाब खाना, बाथरूम, शौचालय, इसका निर्माण कराना और उसकी देखभाल करना। दूसरा है कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करना। गंदगी जितने भी होते हैं ना, गंदे चीज, उसकी सफाई करना, कूड़ा करकट को डस्टबिन में डालना। उसके बाद है तीसरा पीने के पानी का प्रबंध करना। जो भी पानी हम लोग पीते हैं ना, तो स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी को हम लोग पियेंगे तो हम लोग बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। बट गंदे पानी को अगर हम लोग पीते हैं ना, तो उससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, सीधा उसका कनेक्शन पेट में होता है। तो इसलिए शुद्ध पानी का प्रबंधन करना। उसके बाद है 4 नंबर मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सा केंद्र की स्थापना करना। चिकित्सा केंद्र यानी कि हॉस्पिटल, चिकित्सा केंद्र का कोई इंग्लिश में हॉस्पिटल बोलते हैं और हिंदी में चिकित्सा केंद्र, इसकी स्थापना करना। एवं छुआछूत जैसे विकारों पर रोक। ये जो लोगों की भावना है ना, छुआछूत, ये सारे के सारे एकदम गंदे भावना है,
बिल्कुल रॉन्ग भावना, ये सब मन में फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए। छुआछूत जैसे कुछ भी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसकी जो भावना है ना विकार, इस पे रोक लगाना होगा। पांचवा है शमशान और कब्रिस्तान की देखभाल। शमशान घाट और कब्रिस्तान घाट की देखभाल करनी होगी। उसके बाद है 6 नंबर, विभिन्न कल्याण केंद्र जैसे मातृत्व केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्ध आश्रम, इसकी स्थापना एवं देखभाल करना। यानी कि जो कल्याण केंद्र होते हैं ना, जैसे मृत केंद्र, यानी कि मृत केंद्र के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। शिशु केंद्र, वृद्ध आश्रम की स्थापना करना और देखभाल करना। 7 नंबर है खतरनाक बेपारों की रोकथाम। जो खतरनाक बेपारे यानी कि जो बीमारी है ना उसकी रोकथाम। खतरनाक जानवरों तथा पागल कुत्ते को मारने का प्रबंधन करना। खतरनाक जानवर, खतरनाक कुछ जानवर बहुत से डेंजरस होते हैं उनका, और पागल कुत्ते, कुछ पागल कुत्ते हो जाते हैं ना गांव मोहल्ले नगर में, तो उसके प्रबंध करना और उसको मारना, इसका प्रबंधन करना। उसके बाद है 8 नंबर, दूधशाला की स्थापना एवं प्रबंधन करना। जहां पे दूध मिलता है उसकी स्थापना करना एवं प्रबंधन करना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसी एक कथन का समर्थन करते हुए 50 शब्दों में उत्तर दें। यानी कि अब नीचे कथन पढ़ना होगा हमें और उसका समर्थन करते हुए, यानी कि उस पर डिस्कस करते हुए, उस पर टिप्पणी करते हुए 50 शब्द में उत्तर देना है। ज्यादा शब्द में नहीं, बिल्कुल 50 शब्द में। तो कथन नंबर पहला है हमारा कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत है। यानी कि हर समाज में, हर सोसाइटी में सत्ता की साझेदारी की जरूरत है, होती है। भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन नहीं हो, बट वो छोटा भी हो ना, या फिर उसमें सामाजिक विभाजन, सामूहिक विभाजन नहीं भी हुआ हो, फिर भी उसमें सत्ता की साझेदारी की इंपॉर्टेंस जरूरत होती है। दूसरा है सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्षेत्रीय विभाजन वाले देशों में होती है। और तीसरा है सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्षेत्रीय, भाषीय और जातीय आधार पर विभाजन वाले समाज में होती है। तो इस पे 50 शब्दों में टिप्पणी करना है तो आप लोग कर ही सकते हो। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार की स्थिति को स्पष्ट करें। जो केंद्र सरकार है ना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दो सरकारें होती हैं, तो उनकी स्थिति पे टिप्पणी करना है, डिफिनेशन देना है, उसका लॉन्ग आंसर देना है। तो केंद्र सरकार की शक्तिशाली स्थिति को हम निम्नलिखित तरीके से समझ सकते हैं। जो केंद्र सरकार है उसके जो शक्तिशाली, उसका जो पावर है, उसकी स्थिति को हम लोग निम्नलिखित तरीकों से समझ सकते हैं। तो पहला है कि अस्तित्व पर संसद का नियंत्रण होता है, वह किसी राज्य या सीमा का न होने में परिवर्तन कर सकता है, पर इस पर शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए पहला है किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं में प्रभावित राज्य के विधानमंडल को भी विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया है। दूसरा है संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले अब तत्कालीन प्रधान है, जिसके कानून लागू होने पर वह हमारी संघीय व्यवस्था को केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल सकते हैं। अब तत्कालीन समय के दौरान शत केंद्रीकृत हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा है सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार को अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियां एवं उत्तरदायी प्राप्त आय के प्रमुख साधनों पर केंद्र का नियंत्रण है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग के संसाधनों एवं प्रबंधों की निगरानी करना होता है। उसके बाद चौथा, राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए तथा राज्य सरकार को हटाने तथा विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी राष्ट्रपति को भेज सकता है। उसके बाद पांचवा है विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सूची भी कानून बना सकता है। उसके बाद छठा है भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था इकहरी है, इसमें चयनित पद अधिकारी राज्य के प्रशासन का कार्य करते हैं, लेकिन राज्य उनके विरोध ना हो इसके कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं और इन्हें हटा सकते हैं। तो ये था आज का कुछ हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग समझ ही चुके हो कि बोर्ड एग्जाम के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आज हम लोगों ने मुखिया के बारे में, ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, नगर पालिका, जिला परिषद, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो उसको हम लोगों ने पढ़ा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड मेरे चैनल को एंड मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।